हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसांग टॉक्स में। भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे मौर्यों के बाद एक बहुत बड़ा शून्य स्थान देखने को मिलता है, जिसमें राजा तो बहुत सारे हुए जिनके विषय में किताबों में तो बताया गया है, जिसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जो मौर्योत्तर काल से संबंधित पहला वीडियो था, जिसमें शुंग वंश और उसके बाद कण्व वंश के विषय में हमने बताया था, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से मनुस्मृति लिखी गई इस समय में। और यही समय था मालविका अग्निमित्र, जो कालिदास जी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी समय कारले के चैत्र, मथुरा की यक्षिणियों की मूर्तियां बनाई गई, जिसको जाकर आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं आई बटन पर। तो आज हम मौर्योत्तर काल के बाद दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र इक्ष्वाकु वंश तथा चेदी वंश। चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। जैसे आप जान लीजिए कि यह भारत का एक क्षेत्र है, तो यदि कोई राजा यहाँ पर है तो कोई राजा यहाँ है, कोई राजा यहाँ है। चूंकि आने जाने का साधन इतना विकसित नहीं था कि एक छत्र राज किया जा सके, तो कोई राज्य अगर यहाँ पर अस्तित्व में था, उसके समानांतर कोई राज्य यहाँ पर अस्तित्व में था, कोई राज्य इस साइड में अस्तित्व में था, कोई राज्य इस साइड में भी अस्तित्व में था। लेकिन आज हम सिर्फ आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र इक्ष्वाकु तथा चेदी या महामेघवाहन वंश के विषय में बताएंगे। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि महामेघवाहन नाम के व्यक्ति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, चेदी वंश की। तो पहले देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन, जैसे कण्व वंश का जो शासक था सुशर्मा को मारकर 40 ईसा पूर्व में, 40 बीसी में सिमुक सातकर्णी नाम के एक राजा थे, जो सुशर्मा को मार दिए और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किए। अब तक जो राजधानी आपने देखा होगा कि पाटलिपुत्र थी मौर्यों के समय में, यह कण्व के और शुंग वंश के समय में विदिशा में आ गई, जो विदिशा वर्तमान में मध्य प्रदेश भोपाल से थोड़ी दूर पे है। लेकिन जब आंध्र सातवाहन वंश का उदय हुआ, तो इसने राजधानी औरंगाबाद वर्तमान मध्य प्रदेश में बनाया। हालांकि एक औरंगाबाद नाम से जिला बिहार राज्य में वर्तमान में मौजूद है, लेकिन यह नहीं, औरंगाबाद महाराष्ट्र के आसपास का जो जिला है, महाराष्ट्र में स्थित जो जिला है, वहां के आसपास प्रतिष्ठानपुरी नाम से एक जगह थी, वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके पास ही ये जो गुजरात की जगह है, तो यहाँ से ये भड़ौच बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे विदेशी व्यापार के लिए। विदेशी व्यापार उस समय भी होते थे। इन्होंने राजधानी प्रतिष्ठानपुरी वर्तमान में औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र में बनाई। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में सातवाहनों के इतिहास का वर्णन है। जैसे आप हिंदू माइथोलॉजी में देखेंगे, जिसमें 18 पुराणों का वर्णन है, तो 18 में से वायु और मत्स्य पुराण, 2 पुराण ऐसे हैं जिसमें सातवाहन वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। इन्होंने उपनाम अपना दक्षिणाधिपति रखा था, क्योंकि अब तक जो उत्तर या फिर पूर्वोत्तर के राजा थे, अब यह आ गए थे कुछ दक्षिण साइड में गोदावरी नदी के आसपास, इसलिए अब अपना नाम इन्होंने दक्षिणाधिपति रख लिया था। इसी के बाद जो शासक हुए, शासक तो इसमें लगभग 30 के आसपास हुए, लेकिन सबका नाम और सबका क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, ना तो उससे कभी सवाल ही पूछा गया है। लेकिन जो लोग कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, उनके विषय में आज हम बताएंगे। इसमें सातकर्णी प्रथम, इनके बाद एक महत्वपूर्ण राजा सातकर्णी प्रथम का जिक्र होता है, जिन्हें कृष्ण का पुत्र बताया गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार यह बताया गया है कृष्ण के पुत्र थे ये। 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ इन्होंने करवाया। सातकर्णी प्रथम, इन्होंने मालव शैली की गोल मुद्रा चलाया और यह अपनी पत्नी के नाम से भी मुद्रा चलाए। तो चूंकि एक बहुत लंबी कहानी है, उसमें जब आप देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में, जैसे पत्नी पूजा वाली बात जो चोल, चेर और पांड्य राजाओं के समय थी, इसलिए ये लोग अपनी पत्नियों को ज्यादा तरजीह देते थे, महिलाओं की इज्जत करते थे। इसलिए मालव शैली की इन्होंने गोल मुद्रा चलाया और अपनी पत्नी के नाम का भी इन्होंने सिक्का चलाया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण राजा होते हैं हाल। आप बहुत बार ये सुने होंगे कि एक किताब है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत भाषा चूंकि इनकी राजकीय भाषा थी आंध्र सातवाहन वंश की, तो प्राकृत में जो लिखी गई है, तो गाथा सप्तशती के रचयिता भी हाल थे, महान विद्वान थे और राजा भी थे। इन्हीं के दरबार में कातंत्र एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा गया होगा। तो कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन तथा बृहत कथा के लेखक गुड़ाढ़ नाम के जो विद्वान है, इन्हीं के दरबार में, हाल के दरबार में स्वयं एक विद्वान थे। इनके भी राज्यों में और भी विद्वानों को इन्होंने आश्रय दिया था। इसके बाद आप देखेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी पे एक दक्षिण भारतीय फिल्म भी बनी है। इसमें आप देख सकते हैं इस पोस्टर को, तो उसमें भी बताया गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को 100 कान थे, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा। हालांकि रुद्रादामन का जो
जूनागढ़ अभिलेख है उसके अनुसार पता चलता है कि रुद्रादामन जो कार्दमक वंश या फिर शक क्षत्रप था रुद्रादामन, इससे 2 बार हारे थे युद्ध गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका शासन 106 से 130 ईस्वी था। 40 बीसी मतलब यह 40 साल कट गए, उसके बाद और आगे चलकर यह 106 से 130 ईस्वी के आसपास यह 23वें शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनके विषय में यह फिल्म बनाई गई है। यह छहरात शासक, इन्होंने छहरात वंश एक उसी समय था आसपास में इधर गुजरात के क्षेत्र में, तो छहरात वंश के शासक नहपान को इन्होंने हराया था अपनी, और बेड़कटक स्वामी बिंद नरेश आगम निलय और अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि इन्होंने धारण किया था, और बेड़कटक नाम का एक शहर बनाया था, वेड़कटक। इनके पुत्र थे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। जब आप यह फिल्म देखेंगे तो उसमें पुलोमा नाम के एक बालक का जिक्र हुआ, तो यह पुलवामी यही थे। पुलोमा कहीं कहीं किताबों में इन्हें पुलोमा लिखा गया है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी यह 130 ईस्वी से 154 ईस्वी, यह चूंकि अब बीसी से ईस्वी की तरफ मामला आ गया था, तो यह 130 से 154 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्हें ही प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को। जो रुद्रादामन वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के पिता गौतमीपुत्र सातकर्णी को 2 बार हराए थे, उन्होंने इनकी पुत्री से विवाह कर लिया। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने रुद्रादामन की पुत्री से विवाह कर लिया और रिश्तेदार एक दूसरे के बन गए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण राजा का जिक्र होता है, यज्ञ श्री सातकर्णी। यह व्यापार और जल यात्रा के प्रेमी थे। इनके सिक्के पर जहाज का चित्र मिला है। अब कुछ उपलब्धियां हैं जो आंध्र सातवाहन वंश में जो मतलब प्रशासन चलाए जाने के लिए जो जरूरी थे, जैसे मुद्रा, तो मुद्रा में सर्वाधिक शीशे की मुद्रा जारी की गई, हालांकि तांबे तथा पोटीन की भी मुद्रा इस समय जारी की गई थी। सामंती व्यवस्था, कभी कभी आप आज के समय भी सुने होंगे कि बहुत बड़े सामंत हैं। जो सामंती व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत हुई वह आंध्र सातवाहन वंश के समय ही हुई। इन्होंने ब्राह्मणों को भर भर के जमीन दान दिया। हालांकि इन्होंने बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय दिया था, तो बौद्धों को सर्वाधिक भूमि तो बौद्धों को दान किया, लेकिन ब्राह्मणों को भी इन्होंने भूमि दान किया था। और इस समय जो प्रमुख बंदरगाह था, तो हमने भड़ौच के विषय में बताया कि भड़ौच इस समय प्रमुख बंदरगाह था। और उत्तर के जो कट्टर ब्राह्मण होते थे, यह जो आंध्र सातवाहन राजा थे, यह ब्राह्मण राजा थे। इनको वर्णशंकर ब्राह्मण मानते थे, कहते थे यह हमसे निम्न तरह के, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्यों के रहने वाले ब्राह्मण इन्हें निम्न या वर्णशंकर ब्राह्मण मानते थे। लगभग 300 वर्षों के शासन करने के बाद आंध्र सातवाहन वंश का पतन हो गया। इसके जगह पर इसी क्षेत्र में एक नए वंश का उदय हुआ जो आंध्र इक्ष्वाकु वंश था। यह 210 ईस्वी में शासन इसका शुरू हुआ। इसमें 4 शासकों ने 115 वर्ष तक शासन किया, मतलब 325 ईस्वी तक। यह 4 शासक 115, यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। यह जो महातलवार की उपाधि धारण करते थे, तो यह सवाल एक बार पूछा गया कि कौन से शासक, तो आंध्र इक्ष्वाकु वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें ही पुराणों में श्री पर्वत शासक कहा गया है। यूपी पीसीएस 2021 में सवाल पूछा था कि पुराणों में श्री पर्वत शासक किसे कहा गया है, तो आंध्र इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वत शासक कहा गया है। इतने छोटे, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से सवाल आज तक नहीं मिले थे, लेकिन जब वहां शुरू हुआ तो लोग अब पढ़ाना शुरू किए। श्री पर्वत शासक पुराणों में आंध्र इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। और 325 ईस्वी में कांची के पल्लवों ने इन पर कब्जा कर लिया। आंध्र इक्ष्वाकु वंश का पतन हो गया। लगभग 115 वर्षों तक 4 शासकों ने शासन किया था। और अब यह समय था इधर फिर पाटलिपुत्र के उत्थान का। फिर पाटलिपुत्र में यहाँ गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था, और इधर पल्लव भी दक्षिण भारत में या फिर कांची में, या जो तमिलनाडु के क्षेत्र में था लगभग, तो कांची के पल्लवों का इधर उदय था, और इधर आकर गुप्त वंश का भी उदय हो रहा था। तो वह एक विषय में, उस विषय में आप पढ़ेंगे जिस तरह से कुछ कांची में महान मंदिरों का निर्माण हुआ, फिर महान गुप्त सम्राटों के विषय में भी पढ़ेंगे। वह किसी और वीडियो में हम पढ़ा देंगे। लेकिन इसी के समानांतर यह उड़ीसा, वर्तमान में कलिंग उड़ीसा कटक के आसपास एक क्षेत्र था। तो यहाँ पर कलिंग में ही चेद महामेघवाहन वंश का उदय हुआ, क्योंकि महामेघवाहन जो है इसके संस्थापक थे। तो इन्हीं के समय में महापद्म नंद, जब नंद वंश का शासन था, मौर्यों से पहले भी आप जब पढ़ेंगे, जब नंद वंश का शासन था, तो महापद्म नंद एक राजा हुए जिन्हें द्वितीय परशुराम का अवतार कहा जाता है। तो महापद्म नंद जिन शीतलनाथ, चूंकि इनकी जैन धर्म में आस्था थी, तो चेद वंश के मतलब उड़ीसा से जिन शीतलनाथ की मूर्ति, जो जैन आचार्य थे, इनकी मूर्ति को यह लूट लाए थे वहां से।
लेकिन क्या हुआ, इसी समय कलिंग नरेश खारवेल जो महामेघवाहन के बाद ही राजा बने थे, यह क्या हुआ, फिर से जाकर वहां पर पाटलिपुत्र पर हमला किया और उन्होंने वह मूर्ति छीन लाया। तो यहां से भी सवाल पूछता है कि जिन शीतलनाथ की मूर्ति कौन कलिंग से छीन लाया था और पुनः कौन फिर से मतलब मगध से छीनकर या बिहार क्षेत्र से छीनकर कौन वापस ले गया। तो कलिंग नरेश खारवेल उसे फिर वापस लेके उड़ीसा चले आए थे, मतलब कलिंग में चले आए थे। तो यह कुछ सवाल थे जो संबंधित थे मौर्य वंश के पतन के बाद कुछ राज्यों से संबंधित। किताबों में तो बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, उनसे सवाल नहीं, जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे सवाल बन सकते थे उसको हमने यहाँ उतारा है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।